हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और आज इसमें हम शुरू कर रहे हैं पाठ नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक, जिसमें हम टॉपिक समझेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आज जो हम अपना लेसन शुरू कर रहे हैं उसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक, यानी जो लोग व्यापार करने आए और किस तरह से वो राजा बनकर बैठ गए। तो इसी संबंध में हम आज पढ़ेंगे कि व्यापार करने तो बहुत सारे लोग आए थे भारत से, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जब पूर्व के देशों में आई, यानी पूर्वी देशों में जिसमें हमारा देश भारत भी था, तब क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं एक बार। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। तो देखिए, मुगल बादशाहों में जो अंतिम शक्तिशाली बादशाह थे वो औरंगजेब ही थे, क्योंकि उसके बाद जो उनका राज्य था वो बहुत सारे हिस्सों में बंट गया, जिसमें कि जो मुगल सूबेदार थे उन्होंने अपनी अलग अलग रियासतें बना ली। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर हमें 18वीं सदी पढ़ना हो तो वो समय कौन सा होगा, 1700 से 1799, और उत्तरार्ध का मतलब होता है 1750 के बाद। ठीक है, तो अब एक नई ताकत जो उभरने लगी थी वो थे अंग्रेज। एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे इस देश के नीति निर्धारक बन बैठे, यानी वो पहले व्यापार करने आए और फिर वो देश के नीति निर्धारक यानी फैसला लेने लग गए देश के बारे में। ये कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी थी इंग्लैंड की जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्टर यानी कि इजाजतनामा हासिल कर लिया। चार्टर इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब है इजाजतनामा। उन्होंने किससे लिया, महारानी एलिजाबेथ से। इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार का एक अधिकार मिल गया, यानी जो पूर्वी देश थे ना, जिसमें हमारा देश भारत भी था, क्योंकि हमारा देश पूर्वी गोलार्ध में है, तो वहां व्यापार करने का इस कंपनी को एक अधिकार मिल गया, यानी कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी, प्रतियोगिता नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, यानी खोज सकती थी, और वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। यानी ये सिर्फ जो अधिकार मिला वो किसे मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। भाई, ये केवल इंग्लैंड की ही तो किसी कंपनी को और दूसरी कंपनी को आने से नहीं रोक सकता था, लेकिन जो दूसरे यूरोपीय देश थे उन्हें आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। यानी जब तक अंग्रेजों का जहाज इंडिया पहुंचता, उससे कहीं पहले जो पुर्तगाल देश के लोग थे उन्होंने गोवा में सबसे पहले आकर अपना ठिकाना बना लिया और यहां से व्यापार करना शुरू कर दिया। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग थी। यानी कि जो हमारे यहाँ ये चीजें मिलती थी ना, ये यूरोप के बाजारों में नहीं मिलती थी, तो यहाँ से चीजें यूरोप के व्यापारी ले जाते थे और उन्हें बेचते थे बढ़ी हुई कीमतों पर, यानी ज्यादा कीमतों पर। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में अब इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और उनका मुनाफा घटने लगा। देखिए, जब सभी यूरोपीय कंपनियां यहाँ पर आएंगी तो आपस में होड़ करेंगी कि कौन इस वस्तु को खरीदेगा, और जो ज्यादा पैसे देगा तो वही उस वस्तु को ले जाता था। तो धीरे धीरे वस्तुओं की कीमत जब बढ़ने लग गई तो लोगों का मुनाफा अपने आप यानी लाभ कम होना शुरू हो गया। बाजारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाइयां शुरू करवा दी।
धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी शुरू कर दी। यानी अब जब इनकी होड़ ने जो इनके आपस में जो झगड़ा चल रहा था धीरे धीरे ये लड़ाइयों में बदल गया और हर कंपनी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए धीरे धीरे यहाँ पर किलेबंदी बस्तियों की किलेबंदी का मतलब अपना जो है यहाँ पर रहना, उन्होंने स्थायी निवास शुरू कर दिया। भाई पहले तो वो आते थे और चले जाते थे, इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा, जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारिक कंपनियों से पहले से ही दुखी थे। अब धीरे धीरे इनका टकराव उस राज्य के जो शासक होते थे, सूबेदार होते थे, उनसे भी होने लग गया। भाई उन्हें को तो पहले ही मुनाफा नहीं मिलता था और अब इन कंपनियों के आने की वजह से और मुनाफा नहीं मिल रहा था। तो इसलिए अब ये क्या कर रहे थे कि हम यहीं पर रहना चाहते, तो इसलिए आपस में ये टकराव इन्होंने करना शुरू कर दिया। उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं, यानी बंगाल को देखते हैं। यहाँ कुछ बातें हैं, इनको आप कुछ बातों को तो जरूर ध्यान रखना। जैसे 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई। देखिए इसको जो है थोड़ा सा बोल्ड भी कर रखा है इस लाइन को, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश अंग्रेजों की फैक्ट्री शुरू हुई, जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था, यानी जो बाहर चीजें बेची जाती थी उनको इकट्ठा करके रखा जाता था। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए भी प्रेरित किया कि जैसे जैसे अपना व्यापार फैलाने लग गए तो जिनसे वो व्यापार करते थे उन्हें फैक्ट्री के आसपास ही रहने के लिए उन्हें प्रेरित करना शुरू कर दिया कि आप यहीं पर ही रहिए। फिर 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया और 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली, जिसमें से एक गांव कालिकाता था जो बाद में कलकत्ता बना और आजकल अब इसे क्या कहते हैं, कोलकाता। अब आप समझे कि मुगल अफसरों को पैसे का लालच देकर उन्होंने 3 गांव की जमींदारी खरीद ली और एक गांव उसमें कालिकत्ता यानी कलकत्ता था जो अब कोलकाता है। इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने देश में अपने पांव पसारने शुरू की। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। तो मुगल बादशाह जो औरंगजेब था उन्हें भी कुछ रिश्वत दे के उन्होंने एक फरमान ले लिया। फरमान मतलब राजा की हामी भरवाली उसकी स्वीकृति ले ली कि अब कंपनी कोई टैक्स नहीं चुकाएगी और व्यापार करती रहेगी। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने किसी भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली कम हो गई। अब कंपनी को तो अधिकार मिल गया, लेकिन जो कंपनी के अफसर निजी व्यापार भी करते थे वो भी कोई शुल्क नहीं चुकाते थे, कोई टैक्स नहीं देते थे। नतीजा बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया, क्योंकि अब बंगाल में जो टैक्स मिलता था वो कम हो गया था, तो राजा की आमदनी तो टैक्स से ही होती थी। तो अब चलिए, अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो देखिए जो पहला प्रश्न है वो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फायदा मिला। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है कि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से यह फायदा मिला कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी पूर्वी देशों में व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी, यानी कि प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। तो एकाधिकार से यह फायदा होता है कि और कोई कंपनी व्यापार नहीं करेगी। ठीक है, तो यह हुआ पहला प्रश्न का उत्तर। फिर दूसरा प्रश्न, यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे? धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि यूरोपीय व्यापारी भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे, और धीरे धीरे उनका मुनाफा इसलिए कम हो गया क्योंकि सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी थी। तो देखिए, अब ये मत बोलिएगा कि इसका आंसर बहुत बड़ा है, क्योंकि ये 2 प्रश्नों का एक ही में उत्तर दिया गया है। फिर तीसरा प्रश्न, आपके जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार आपको किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? अपने जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर यह हो सकता है कि एकाधिकार हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है। जैसे यदि किसी अस्पताल में किसी एक वर्ग को ही इलाज की सुविधा मिले तो इससे सभी वर्गों के लोग उस अस्पताल में इलाज नहीं करवा पाएंगे, जो कि सही नहीं है। तो इस तरह से एकाधिकार तो कहीं पर भी नहीं होना चाहिए।
तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस वीडियो और चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाइएगा और 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें। और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और इसके बाद अरे भाई स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।